सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अभी तक हम लोग ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करके क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो बेसिक प्रिंसिपल और लॉस पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक प्रिंसिपल में हम लोगों ने दो ही प्रिंसिपल और लॉस के बारे में देखा। हम लोगों ने पहला तो फैराडे लॉ और दूसरा क्या देखा, लेंज लॉ। और दोनों को मिला के हम लोगों ने क्या बोला, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि कैसे फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ के जरिए बताना चाहा और कैसे मॉडिफाइड फैराडे लॉ लाए, और हम लोगों ने कैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन फीचर, ट्रांसफॉर्मर में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद एक मेन टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक सर्क्यूट, दैट इज मैग्नेटिक सर्क्यूट। असल में मैग्नेटिक सर्क्यूट क्या है, जो हम लोगों ने वहां पे कोर देखा है, कोर कैसे बना होता है, सीआरजीओएस मटेरियल से बना होता है। तो सीआरजीओएस से जो कोर बना है, जब उसके ऊपर वाइंडिंग रैपअप होगी तो वहां से फ्लक्स निकलेगा, और फ्लक्स मेनली मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इस वजह से यहां से जो भी सर्क्यूट बनेगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक सर्क्यूट। फ्लक्स लिंकेज, इन चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो मैं मैग्नेटिक सर्क्यूट को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या बनेगा, मैग्नेटिक सर्क्यूट तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है इस मशीन में। इसी को तो हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल मशीन बोला। ऐसी मशीन जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से मैग्नेटिक सर्क्यूट को हम लोग बहुत डिटेल वर्जन देखेंगे, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं। पिछले 2-3 सालों से उठा ले, चाहे 16, 17, 18, 19, तो यहां पर 4 सालों में तकरीबन 3 साल क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैग्नेटिक सर्क्यूट से। तो मैग्नेटिक सर्क्यूट अभी प्रेजेंट डे सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना है, बट स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि मैग्नेटिक सर्क्यूट को हल्के में ले लेते हैं, या फिर अधूरी इंफॉर्मेशन होने के रीजन की वजह से वो एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट हम लोग पढ़ते आए हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में होता क्या है, एक क्या होता है, वोल्टेज होता है, जिसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज भी बोल सकते हैं। वोल्टेज इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर का काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ फोर्स विच ड्राइव्स द इलेक्ट्रिकल करंट, एक इलेक्ट्रिकल करंट को ड्राइव करता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल करंट को जो अपोज करता है, इसके फ्लो को जो अपोज करता है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ओम्स लॉ के हिसाब से क्या पढ़ा कि अगर मुझे करंट लिखना हो तब हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, जिस एलिमेंट को हम क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। मैं नेटवर्क थ्योरी में डिटेल वर्जन पढ़ा चुका हूं सबका। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ वगैरह सब कुछ पढ़ा चुके हम लोग। अब देखते हैं कि इसी की तर्ज पे हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट की बात करते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, एक तरह का कोर ले लिया। क्या ले लिया, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कोर ले लिया थोड़ी देर के लिए। और इस कोर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वाइंडिंग रैपअप कर दी, जिसका एक प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल। मतलब जितना करंट एंटर करेगा उतना ही वापस करंट लीव कर जाएगा। और अगर मैं यहां पर डायरेक्शन की बात करूं इस तरीके से, और यहां पर राइट हैंड चारों फिंगर रखी मैंने, कर्ल करी, तो जो थंब दिखाएगा ये क्या दिखाएगा, ओरिजिनेट ऑफ फ्लक्स निकलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब जैसे ये जस्ट एक मैग्नेट है, एन और एस मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से क्या होता है, एन से एस तक फील्ड जाती है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, और अंदर के साइड में साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो नॉर्थ से क्या हो रही है, सारी की सारी फील्ड ओरिजिन हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट कहीं पे हो रही है, साउथ पे हो रही है। तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होने के कारण, नॉर्थ से निकलने के कारण, फ्लक्स निकलने के कारण या फील्ड निकलने के कारण हम क्या बोलेंगे कि इन वायर्स के ऊपर जहां करंट का डायरेक्शन, उस करंट के डायरेक्शन में चारों अपनी उंगलियां रखिए, कर्ल कर लिए, जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स का ओरिजिन। तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि फ्लक्स इस तरीके से इसमें फ्लो होगा, दैट इज फ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, फाई बोल देंगे। अभी सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं लगाया, इसको हम लोग बोल देंगे फ्लक्स, फाई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा एनालॉजी में बिठाते हैं। अगर इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा था, जो क्या ड्राइव कर रहा था,
करंट ड्राइव कर रहा था। सिमिलरली यहां पर ये जितने नंबर ऑफ टन्स है, n नंबर ऑफ टन्स, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट, नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट, n इनटू आई। जस्ट लाइक यहाँ ईएमएफ था, यहां पे क्या है, एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करता है, यहां पर ईएमएफ क्या कर रहा था, करंट को ड्राइव कर रहा था। यहां पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो कि एमएमएफ कहलाएगा, ये क्या ड्राइव करेगा, फ्लक्स को ड्राइव करेगा। क्या ड्राइव करेगा, फ्लक्स को। तो हम क्या बोल देंगे, एमएमएफ का अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, एमएमएफ इज द कॉज ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग एमएमएफ को, इट इज अ कॉज ड्यू टू विच, इट इज a cause, it is a cause due to which magnetic flux flow, magnetic flux flow, ठीक है, it is the cause due to which magnetic flux flow, that is called MMF। उसके बाद देखो इधर, एमएमएफ हो गया, फ्लक्स हो गया, मतलब ईएमएफ और करंट हो चुका है एनालॉजी में बिठाने के लिए। उसके बाद एक रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस का काम क्या है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, बट यहां पर ये जो इस कोर का जो प्रॉपर्टी होगा, इस कोर के अंदर ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो इस फ्लक्स को भी अपोज करेगी, इस फ्लक्स को भी अपोज करेगी। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, रिलक्टेंस। आज से एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आया है, रिलक्टेंस, जिसको मैं, अगर कोर का है अभी रिलक्टेंस तो आरसी लिख देता हूं, C फॉर कोर। तो रिलक्टेंस क्या है, इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। इस फ्लक्स को अपोज करेगा, वो क्या कहलाएगा, रिलक्टेंस। यहां पे करंट को अपोज कर रहा है, वो क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली यहां पर जो रिलेशन था I इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहां पर भी हम रिलेशन की एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से देखेंगे कि इधर जो ये मैग्नेटिक सर्क्यूट है, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है, तो यहां पर जो एमएमएफ हुआ, इधर चल के वो क्या हो रहा है, ईएमएफ, ठीक है, या फिर हम बोले ईएमएफ का क्या बन गया, एमएमएफ बन गया। इधर जो करंट था वो क्या बन गया, उसका एनालॉजी क्या बन सकता है, इधर फ्लक्स। एनालॉगस या एनालॉजी का मतलब है एग्जैक्टली सेम नहीं, बट सेम, उसके जैसे, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, दैट इज एनालॉजी। तो एनालॉजी हम लोग देख रहे हैं, एनालॉजी, एनालॉगस या फिर एनालॉजी देख रहे हैं। किसके बीच में एनालॉजी देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एंड मैग्नेटिक सर्क्यूट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट पहले आया है, उसके बाद मैग्नेटिक सर्क्यूट बना। तो इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट से हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट की इमेजिनेशन करते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद डिटेल वर्जन इसका देखेंगे। तो करंट को कौन रिप्लेस कर रहा है, इधर फ्लक्स रिप्लेस कर रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस है, तो इधर क्या रिप्लेस हो रहा है, इधर हो रहा है रिलक्टेंस, दैट इज आरसी, दैट इज रिलक्टेंस। तो यहां पर रिलेशन क्या बन जाएगा, करंट, यहां पर रिलेशन बन जाएगा करंट की जगह फ्लक्स, और ईएमएफ की जगह क्या आ जाएगा, एमएमएफ आ जाएगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। एमएमएफ को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो ये फॉर्मूला बन सकता है आपका, और फ्लक्स काय में आएगा, वेबर में आएगा। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वेबर। फ्लक्स काय में बनेगा, वेबर में। तो पहला रिलेशन आपके सामने आ चुका है इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट और मैग्नेटिक सर्क्यूट के बीच में, कि इधर I इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ क्या है, एमएमएफ इज द कॉज ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो, और रिलक्टेंस क्या है, इट अपोजेस द फ्लो, इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहला एक बेसिक फॉर्मूला इजाद किया है। ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे कंपेयर करने ना, ओम्स लॉ आता है I इक्वल टू वी बाई आर, तो हम लोग यहां से ही फाई, I की जगह फाई, ईएमएफ क्या होगा, N इंटू आई अपॉन रिलक्टेंस, उधर क्या है, रेजिस्टेंस है। इतना ध्यान रखना है। अब चलिए, अब हम लोग प्योरली अब इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट को छोड़ देते हैं इसके यहीं पे हाल पे, अब मैग्नेटिक सर्क्यूट का ही फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो गाइस, अगर हम लोग दो सर्क्यूट को कंपेयर करते हैं, देखिए कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग। तो यहां पर चलिए देखिए कि अगर मान लो एक सर्क्यूट है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक सर्क्यूट, इस तरह से ये कोर है, इसके ऊपर वाउंड कर दिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ टर्न्स n, तो यहां पर एमएमएफ क्या हो जाएगा, एमएमएफ हो जाएगा n इंटू आई, और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहां से फ्लक्स फ्लो करवा दिया था फाई,
कैसे फ्लक्स फ्लो होगा इस डायरेक्शन में? देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स डिपेंड करेगा कि यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है और सेंस ऑफ वाइंडिंग के हिसाब से कहां है। करंट इधर से अगर दे दोगे तो अलग हो जाएगा शायद फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एरो की डायरेक्शन में 4 उंगलियों को रखना, जहां पे थंब जाए हो सकता है नीचे भी चले जाए आने वाले टाइम में, तो ठीक है। तो सेंस ऑफ वाइंडिंग और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन से क्या होगा, हमारा फ्लक्स फ्लो होगा। तो चलिए एमएफ क्या हो जाएगा, Ni, और यहां पे रिलक्टेंस ऑफ कोर होगा, इस कोर का रिलक्टेंस होगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू Ni डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ द कोर, ठीक है। अगर मान लो ये फॉर्मूला, आप बोलोगे सर अभी तो बताया आपने फॉर्मूला, एक काम करता हूं, सपोज करो मैंने क्या कर दिया, इस कोर में थोड़ा सा कट लगा दिया, एक कट लगा दी, इतना पोर्शन मैंने निकाल दिया, मतलब कि मैंने मैग्नेटिक मटेरियल में क्या बना दिया, कुछ पार्ट नॉन मैग्नेटिक बना दिया, क्योंकि ये एयर क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। तो इसका मैं मान लेता हूं, इसको बोल देता हूं एयर गैप, क्या बोल देता हूं, एयर गैप, एयर गैप, एयर गैप। इतना पोर्शन मैंने कट डाउन कर दिया। इतना पोर्शन कट डाउन करने के बाद मेरे पास यहां पर अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां तक एक तो 2 रिलक्टेंस होंगे अब मेरे पास। अगर मैं मान लो ये ऐसा मान लेता हूं, जो कि होता भी है, कि सपोज करो मुझे फ्लक्स को अगर कांस्टेंट रखना है, तो फ्लक्स में क्या हो सकता है, देखो आपसे एक बात पूछो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मैं कंडक्टर को कट कर दूंगा तो फिजिकल कनेक्शन के बगैर करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मैं वायर को कट डाउन कर दूंगा तो इलेक्ट्रिकल करंट नहीं फ्लो करेगा, बट मैग्नेटिक सर्किट में मैंने अगर एक छोटा सा पीस कट कर दिया तो भी फ्लक्स फ्लो करेगा, क्योंकि फ्लक्स एयर गैप में भी फ्लो कर सकता है। तो दैट इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन करंट एंड फ्लक्स। इस वजह से हम लोगों ने क्या बोला, एग्जैक्ट सेम नहीं है, दैट इज एनालॉगस टू ईच अदर। फ्लक्स एंड करंट क्या है, एक दूसरे के एनालॉगस है। करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड वही क्या है, एनालॉजी इसकी क्या है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है, बट दोनों में अंतर है। यहां पर कट डाउन करने के बाद एक एयर आने के बाद भी फ्लक्स फ्लो होता रहेगा। फ्लक्स क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। अभी मैं फ्रिंजिंग इफेक्ट वगैरह नहीं ले रहा हूं, बाद में मैग्नेटिक सर्किट डिटेल में पढ़ा के अलग से कंक्लूड कर दूंगा। अभी फ्रिंजिंग इफेक्ट को मैं नलिफाई कर रहा हूं। अभी ये फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए समझिए कि यहां पर मेरे पास 2 रिलक्टेंस आएंगे। एक तो क्या होगा, दैट इज रिलक्टेंस ऑफ कोर, रिलक्टेंस ऑफ कोर, और दूसरा क्या आएगा, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, Ag फॉर एयर गैप, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। 2 रिलक्टेंस होने की वजह से अब मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, MMF N into I अपॉन क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस ऑफ कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। क्या रिलक्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो सब बात की कहानी है, ठीक है। तो आपको मुझे यही बताना था कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट को कट कर भी दूं तो करंट फ्लो फर्दर नहीं करेगा, बट मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता रहेगा, फ्लक्स फ्लो करता रहेगा। वो बात अलग है कि इस फ्लक्स को मेंटेन कांस्टेंट, इसके जैसे फ्लक्स सेम ये जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो कर रहे हैं, अगर इसी को मेंटेन रखना है तो मुझे करंट इंक्रीज करना पड़ जाएगा। वो आगे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से फॉर्मूले में स्मॉल चेंज आएगा, क्योंकि अगर एयर आ गया तो एयर गैप का भी क्या होगा, रिलक्टेंस काउंट में लेना पड़ेगा। तो बेसिक फॉर्मूले इजाद की, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, क्या फ्रिंजिंग होता है, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे, सब देखेंगे, न्यूमेरिकल भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन इसका हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। पहले अब बात करते हैं हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर के कोर को, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार, कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आती है, इसका प्राइम या बेसिक प्रिंसिपल कहां से ओरिजिन होता है, वो सारी चीजों को लेके कुछ रिलेशन लेते हैं हम लोग, जो कि मैग्नेटिक सर्किट के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो ये मैंने एक 3D मॉडल में बनाने की कोशिश करी है, मेरी ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट आप थोड़ा सा एज्यूम करिएगा। ये रेक्टेंगुलर कर्व में एक 3D मॉडल है, मैंने एक पूरा ट्रांसफार्मर का कोर बनाया है, ठीक है। तो आपको ये 3D मॉडल थोड़ा सा 2 लिम्ब में 3D दिख रहा होगा, यहाँ में मैं 3D नहीं बना पाया हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको इस वाली लिम्ब के ऊपर मैंने वाइंडिंग क्या करी है, वाउंड करी है, और उसके करंट के इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम लोग, कि इस कोर की एग्जैक्ट मिड से हम लोग क्या करेंगे, मिड से एक लेंथ काउंट करेंगे। इस लेंथ को बोलते हैं मीन कोर लेंथ, LC। क्या बोलेंगे इसको, मीन कोर लेंथ। ये कहां से लिए, एग्जैक्ट मिडिल में से, कोर के एग्जैक्ट मिडिल में से हम लोगों ने लेंथ एक पॉइंट से चले हैं और दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं, इसको हम बोलते हैं पूरे को मीन कोर लेंथ।
देखो ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि मीन कोर लेंथ और असल लेंथ अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या न्यूमेरिकल में वेरिएशन होगा, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इधर इसमें से क्रॉस सेक्शन एरिया, जस्ट लाइक ये पेन को समझिए कि ये क्या है, एक लिम्ब है, समझिए सर्कुलर शेप का है, तो आपको हर एक जगह से कट होके, तो यहां से मान लो फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा। बट इस बार मैंने क्या लिया है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हर एक जगह पे स्लाइस कट डाउन करोगे तो दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि मैंने 3D में यहां भी बनाया है, यहां भी शो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं AC। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने जैसे सर्कुलर अगर मैं लिम्ब ले लेता हूं और यहां से कट डाउन करते जाता हूं, कट डाउन, तो ये जो आपको दिख रहा है जहां से फ्लो होगा, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने एरिया से क्रॉस हो रहा है। जो हम लोगों ने रिंग देखा था ना फैराडे एक्सपेरिमेंट में, वही रिंग यहाँ पे इस पेन में सर्कुलर है, और यहाँ पे जो मैंने जो ड्राइंग बनाई है उसके अंदर क्या है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, डिपेंडिंग ऑन दी साइज की लेंथ। अगर चारों बराबर हुई तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर दो बराबर दोनों अपोजिट साइड के अगर इक्वल हुए तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मीन कोर लेंथ आपको समझ में आ गया है, और एक क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। क्योंकि जब फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे एरिया लेंथ, तो आपको पता होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि क्या है असल में। लेंथ में दो वैरायटी होती है, एक मीन कोर लेंथ अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो अलग तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और असल में लेंथ या डायग्रामेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा अलग करेंगे, वो देखेंगे क्वेश्चन में वैरायटी क्या है। नेक्स्ट है, ये जो कोर जिस मटेरियल का बना होता है उसकी एक रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। ऑलरेडी मैं नेटवर्क में पढ़ा चुका हूं व्हाट इज परमेबिलिटी। इट इज एबिलिटी टू अलाउ, व्हाट इज परमेबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड अलाउ होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी परमेबिलिटी। तो दो तरह की परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी और एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अगर किसी को पढ़ना है और अच्छे से भी इंडक्टेंस, तो आप नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाके, जिस सेंटर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप नेटवर्क में जाइएगा, और नेटवर्क में शायद आई थिंक 10वां 12वां एक नहीं 10वां 12वां भी नहीं, 4th या 5th लेक्चर ही मिलेगा आपको, और इंडक्टेंस के ऊपर। तो उसमें मैंने डिटेल वर्जन बताया कि परमेबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या है। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तो पता होगा आपको। तो ये मटेरियल का एक रिलेटिव परमेबिलिटी होता है म्यू आर, जिसको बोलते हैं एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो अब चलते हैं, अब जो मेन गवर्निंग प्रिंसिपल है, इसका मेन गवर्निंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो कि क्या बोलता है, एक किसी क्लोज्ड पाथ में H.dl अगर हो जाए तो वो किसके बराबर होगा, I इनक्लोज्ड के बराबर। ठीक है, ये मेन गवर्निंग फैक्टर। ये असल में I इनक्लोज्ड वगैरह हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, J.ds करके, और ये सारा चीजें होता है सरफेस वगैरह का क्या है क्या नहीं है, ds, और J क्या होगा, करंट डेंसिटी। तो उनसे रिलेशन लेके आते हैं, बट मैं बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट में डायरेक्टली आपको क्या बता रहा हूं, एम्पेयर सर्कुटल लॉ ही है वो असल में। ठीक है, तो H.dl इक्वल टू I इनक्लोज। तो इसमें जो H है ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी, जिसकी यूनिट होगी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट से काफी चीजें आसान हो जाएगी। अगर मुझे पता है H इक्वल टू इसकी यूनिट क्या है, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, तो एम्पेयर मतलब कि क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। एम्पेयर मतलब करंट, टर्न्स मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स एन, एम्पेयर टर्न्स, और लेंथ, मीटर क्या है, लेंथ क्या है, मीन कोर लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, LC बोल देंगे, लेंथ ऑफ द कोर। तो यहां से आपको एक एम्पेयर टर्न्स पर मीटर का एक फॉर्मूला मिलता है H के फॉर्म में। जब हमारे पास H का फॉर्मूला आ चुका है तो हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, B का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू H। B इक्वल टू क्या होता है, म्यू H, और यहां पर म्यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर। किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि म्यू आर की वैल्यू क्या है। ये 1500 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 600 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कौन से मटेरियल का आप कोर बना रहे हो। और ये जो म्यू नॉट की वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू होती है म्यू नॉट की, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। ये H और ये H डिफरेंट है ना, ये H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है, हेनरी पर मीटर। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं, और ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये मटेरियल बेसिस होता है। तो जितना, अगर मान लीजिए एयर हुआ तो एयर का क्या हो जाएगा, एयर या वैक्यूम हुआ तो
एयर में तो कोई मटेरियल यूज नहीं होता, तो म्यू आर क्या हो जाएगा एयर के लिए 1 हो जाएगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कौन सा मटेरियल यूज होता है, अभी मैं बता भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन से मटेरियल के हिसाब से क्या होगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू इंटू एन आई डिवाइडेड बाय एल सी, ये लिखा जा सकता है। और हम लोगों ने अभी एक रिलेशन भी पढ़ रखा है फैराडे के लॉ में एक्सपेरिमेंट में कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। बी क्या है, इस कोर की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये भी बीसी है, बीसी क्योंकि हम लोग अभी किसकी ले रहे हैं, कोर की ले रहे हैं, तो सब कुछ सीसी फॉर्म में कर देते हैं। और एसी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी कोर। तो यहां पे जब रखेंगे तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बीसी क्या हो जाएगा, म्यू को भी मैं ओपन कर देता हूं, म्यू को क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट म्यू आर एन आई डिवाइडेड बाय एल सी इंटू ए सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इस फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वेबर। ठीक है, इस बी का यूनिट क्या होता है, इस बी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, नॉट पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। डेंसिटी ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दैट इज इंटेंसिटी, दैट इज डेंसिटी। तो इंटेंसिटी पर मीटर में और डेंसिटी काय में होती है, एरियल में। देखो ये लाइन क्या लॉन्ग होता है कि इंटेंसिफाई, और ये क्या है डाइवर्सिफाई, किसी एरियल को रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों के रिलेशन से फाई इक्वल टू बी है, कॉस थीटा अभी थोड़ी देर के लिए मैंने क्या ले लिया है, मैक्सिमम ले लिया है, तो बी इंटू ए यहां पुट किया, तो ये फॉर्मूला आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पे। और इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या है, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको मिलेगा लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है। और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं करंट को भी किसी तरह फिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, म्यू आर। रिलेटिव परमेबिलिटी के ऊपर फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं कि फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट, एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं अगर इस फॉर्मूले से, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट एंड करंट ऑपरेशन, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट एंड करंट ऑपरेशन, मतलब मैग्नेटिक सर्किट गिवन है और करंट ऑपरेशन भी गिवन है। फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट एंड करंट ऑपरेशन फ्लक्स इज डायरेक्टली, या बोल सकते हैं फ्लक्स इज म्यू आर टाइम्स मोर इन मैग्नेटिक मटेरियल कंपेयर टू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एयर का क्या है, एयर का म्यू आर इक्वल टू 1 है, तो एयर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मान लो एयर कोर, अगर मैं एयर कोर को यूज करता हूं ट्रांसफार्मर डिजाइन में और एक मैग्नेटिक मटेरियल को डिजाइन करता हूं ट्रांसफार्मर डिजाइन में, तो एयर कोर और जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल से यूज होने वाला जो कोर है उसमें फ्लक्स कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जितने टाइम्स म्यू आर है फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट एंड करंट ऑपरेशन। तो यहां से मैं 2 स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकता हूं, अभी आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो गाइस इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले फॉर्मूले को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ी देर के लिए। 2 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हैं, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट एंड करंट ऑपरेशन फ्लक्स विल बी म्यू आर टाइम्स मोर इन मैग्नेटिक मटेरियल कंपेयर टू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। थोड़ी देर के लिए जो ब्लू कलर का पेन दिखाई दे रहा है और ये ब्लैक कलर का पेन दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए प्लास्टिक का या कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक ले लो, इसके ऊपर वाइंडिंग हम लोगों ने रैप अप कर दी, और ये ले लेते हैं हम लोग कोई भी हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी हमारा आयरन मटेरियल जिसके ऊपर वाइंडिंग वाउंड कर दिया है। तो देखिए गाइस, इसके अंदर मुझे फ्लक्स फ्लो कराना है और इसके अंदर फ्लक्स फ्लो कराना है, तो इसमें ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रही है ज्यादा, मतलब ये सपोर्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। और कितना सपोर्ट कर रही है, जिसकी जितनी रिलेटिव परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रही है। इस वजह से इस वाले पेन के अंदर या इस वाले मटेरियल के अंदर कितना फ्लक्स ज्यादा होगा, म्यू आर टाइम्स मोर इन मैग्नेटिक मटेरियल कंपेयर टू अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आ रही बात समझ में, क्योंकि जो मटेरियल है वो भी क्या होगा, उसके डाइपोल्स थे कि नहीं, हम लोगों ने जो बीएच कर्व बनाया था कि इसके अंदर के जो डाइपोल्स है वो भी क्या कर रहे थे, फ्लक्स बढ़ा रहे थे। क्योंकि मैंने बताया था वहां पर भी फ्लक्स 2 तरीके से बढ़ता है, करंट से ही बढ़ता है और एक डाइपोल से ही बढ़ता है मटेरियल के। और डाइपोल से जो बढ़ने वाला फ्लक्स है वो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा डोमिनेटिंग क्वांटिटी होती है। अगर सपोज करो मैं 100 अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मानिए उसमें 80 से 85 किससे बढ़ रहा है, मटेरियल के डाइपोल की वजह से, और मात्र 10 से 15 किससे बढ़ रहा है, करंट की वजह से। ठीक है गाइस, तो इस तरीके सेकंड को क्या बोल सकते हैं, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक सर्किट एंड ऑपरेटिंग फ्लक्स,
current to be injected will be mu r times less in magnetic material compared to a non-magnetic material। इस पॉइंट को इस तरीके से ही बोला जा सकता है, अभी समझाता हूं। सपोज करो इन दोनों में, ये किससे बना हुआ, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, ये किससे बना हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल से। इन दोनों के अंदर अगर मुझे फ्लक्स कांस्टेंट रखना है थोड़ी देर के लिए, एक ही अमाउंट का फ्लक्स फ्लो कराना है, तो इसके अंदर क्या एडवांटेज है, इसके अंदर मुझे करंट कम इंजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या है, डाइपोल सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, मुझे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंट्रोड्यूस करना है, तो मुझे करंट ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैग्नेटिक मटेरियल में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में अगर मुझे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंट्रोड्यूस करना पड़े या फ्लो कराना पड़े, तो इसके अंदर म्यू आर टाइम्स करंट क्या होगा, कम देना पड़ेगा, इसमें म्यू आर टाइम्स ज्यादा देना पड़ेगा इन दोनों कंपैरिजन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का क्या फायदा है कि जो फ्लक्स, जो करंट इंजेक्ट करना पड़ रहा है हम लोगों को, जो करंट यहां से इंजेक्ट करना पड़ा है, जो कि अगर फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, अगर दोनों में मैग्नेटिक हो चाहे नॉन मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या सुविधा है हमारे पास कि म्यू आर टाइम्स लेस इंजेक्ट करना पड़ेगा करंट, तो ही हमारा काम हो जाएगा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे कि क्यों मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन को डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल से अगर हम लोग डिजाइन करेंगे ना मशीन, तो हमें करंट कम देना पड़ेगा। करंट कम देने का मतलब ये कंडक्टर के जो साइज होंगे वो भी कम लगेंगे, ये कम साइज में ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा थोड़े से ही करंट में हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मटेरियल क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इस मटेरियल के कारण, इस मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोगों ने सारी मशीन कैसे बनाई है, मैग्नेटिक मटेरियल से बनाई है। क्योंकि किसी भी मशीन में अगर करंट कम इंजेक्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें ये बहुत सारी चीजों से बच जा रहे हैं। टेम्परेचर राइज कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, हीटिंग कम होगा। और किसी भी मटेरियल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का कौन दुश्मन है, टेम्परेचर दुश्मन है। टेम्परेचर को मिनिमाइज करने में हमारे सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं। जितना हम टेम्परेचर को, जितना हम लोग कूल कर सकते हैं मशीन को, उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या फायदा हमें कि कम करंट में ही हमारा काम हो जा रहा है, थोड़े से ही करंट में हमारा, क्योंकि मटेरियल क्या है, सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि मटेरियल अपने डाइपोल से क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है गाइस। तो ये दो स्टेटमेंट आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते थे, तो इस वजह से मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिए। दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही, तो इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने कि करंट और फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक सर्किट और करंट ऑपरेशन कांस्टेंट रख दिया, इसमें क्या कांस्टेंट रख दिया, फ्लक्स कांस्टेंट रख दिया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से यहां पर कुछ फॉर्मूले खत्म होते हैं। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर। सो गाइस चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कैटेगरी है मैग्नेटिक मटेरियल की, जो आप लोगों ने अपने +2 में भी बहुत सुनी होगी, या मटेरियल साइंस में भी आपका जो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है वहां पर भी सुनी होगी। उनकी कैटेगरी के नाम क्या है, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है छोटा सा मैं बताना चाहूंगा तुम्हें, ठीक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो म्यू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, जिसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 होगा, और जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पीवीसी, ठीक है। डायमैग्नेटिक म्यू आर लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक का एग्जांपल क्या है, कॉपर। तो ये जो ऊपर के 3 मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये असल में होते क्या पहले ये बता देता हूं मैं। और फेरोमैग्नेटिक का रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा है। ऊपर के जो आप 3 देखोगे वो लगभग 1 के आसपास ही रहते हैं। इसमें क्या होता है, 1 या 1 से ज्यादा, यहां पे 1 लगभग बराबर, और 1 या 1 से थोड़ा सा कम, मतलब आसपास क्या रहेंगे, 1 के आसपास ही रहेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं पैरामैग्नेटिक का मटेरियल का मतलब क्या है। सपोज करो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरा, ठीक है, और ये हो गया डायमैग्नेटिक, ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, और सपोज करो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एयर को जस्ट नॉन मैग्नेटिक ले सकते हो। ये हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो इसके अंदर क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक के अंदर अगर इधर से फील्ड लाइंस आ रही है, इधर से फील्ड लाइंस आ रही है, तो ये क्या करेगा, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर से जो पास होने जैसी होगी वो पास हो जाएगी, और जो बाहर निकलने होगी वो बाहर। ना ही ये फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा, और ना ही ये फील्ड को डाइवर्ट करेगा, ठीक है। तो ना ही अपने अंदर बहुत ज्यादा अलाउ करेगा, और ना ही डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसी फील्ड आ रही वैसी पास कर देगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जो इसकी तरफ आ भी रही है तो इसको ये क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, अपोज कर देगा, डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। इसकी तरफ फील्ड जो भी आ रही है वो भी क्या है, अपोज हो जाएगा, फील्ड
अपोज करता है। तो डायमैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है। मतलब डायमैग्नेटिक कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए या एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हमको हटानी है तो क्या यूज करते हैं, डायमैग्नेटिक यूज कर लो। ठीक है, चलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इससे पास जो इसके सामने है वो तो पास करेगा ही करेगा, और जो इसके पास से जा रही है उसको भी क्या करेगा, ये अंदर से पास कराने की कोशिश करेगा। एयर वाली चीज को भी क्या करेगा, ये अंदर से पास करने की कोशिश करेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ अलाउ करेगा। यही तो मैंने परमेबिलिटी की डेफिनेशन बोली, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका परमेबिलिटी देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा फील्ड अपने अंदर अलाउ करेगा। इसका मतलब क्या, मैं पैरा, नॉन मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो 1 के आसपास ही है, तो इन तीनों को क्या ऐसा बोल सकता हूं, म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1, म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1। और क्या बोल सकता हूं, तीनों की तीनों कैटेगरी क्या है, नॉन मैग्नेटिक बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक बोला जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो मैंने समझा दिया पैरा, डाई और नॉन मैग्नेटिक क्या होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो किससे बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। हाईली फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, वो जो कि हम लोग बता चुके हैं कि जिसको बाद में चल के हम लोगों ने ओरिएंटेशन कोल्ड रोलिंग करके हम लोगों ने क्या बनाया है, सीआरजीओस बनाया है, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको कुछ मटेरियल के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। अब चलिए जल्दी से मैं इस पे आ जाता हूं कि आपको जब ये मटेरियल के बारे में सब कुछ जान ही लिए हो तो मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। कंक्लूजन में क्या बोलूंगा, कंक्लूजन में सबसे पहले कंक्लूजन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आपके सामने दो चीजें हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात लिखूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, एक ईएमएफ होगा जिसको हम लोग वी बोल सकते हैं या फिर ईएमएफ ही बोल देते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक रजिस्टर होगा, या अपोज करेगा, और यहां से क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, ईएमएफ इक्वल टू, या एक काम करते हैं, करंट इक्वल टू आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये हम लोगों ने लिखा था। और यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, जो कि मैंने नेटवर्क में पढ़ा चुका हूं कैसे आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैं बार बार अब वो कोर तो बनाऊंगा नहीं, डायरेक्टली मैं क्या बनाऊंगा, सर्किट बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें यहां पे लिख देता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पर वैसे तो ये डीसी के साइन है, तो चलो ये एसी भी लगा देते हैं, और यहां पे मैं किसको सिंबलाइज कर देता हूं, दैट इज ये किसको है, रिलक्टेंस को डिवोट कर देता हूं, ये वाला साइन। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, एन इंटू आई, दैट इज एमएमएफ। एमएमएफ को कई लोग कई सारी बुक्स में एफ से भी डिनोट करते हैं एमएमएफ को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तो एफ इक्वल टू एमएमएफ ही होगा, बट मैं अभी पूरा लिख देता हूं, एमएमएफ इक्वल टू क्या हो गया, एनआई, और यहां से क्या ट्रेवल कर रहा है, फ्लक्स। ये नॉट अ वायर, वायर नहीं है, ठीक है, ना ही कंडक्टर, ये क्या है, कोर का मटेरियल है पूरा का पूरा, मैंने उसको डिनोट किया है। तो यहां से हम लोगों ने क्या लिख दिया था, फ्लक्स इक्वल टू एनआई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस लिख दिया था। तो अगर मुझे यहां से रिलक्टेंस निकालना पड़े तो रिलक्टेंस क्या हो सकता है, एनआई डिवाइडेड बाय फाई, और फाई अभी हम लोग इस इक्वेशन से डिराइव करें तो ये वाले पूरा फॉर्मूला यहां पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, एनआई डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एनआई इंटू ए सी डिवाइडेड बाय एल सी। इसका मतलब एनआई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एल ऊपर चले जाएगा, तो यहां से रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिलक्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन म्यू नॉट आर एल सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो यहां पे क्या, R इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां पे क्या, आर सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल सी अपॉन ए सी। यहां पे दो फैक्टर कॉमन है, देखो, एल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों सेम है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको रो को 1 बाय सिग्मा लिख दूं, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर का 1 बाय सिग्मा एल बाय ए। अब देखो कंपेयर करना आसान हो गया कि नहीं, कंपेयर करना,
तो अगर आपसे कोई रिलक्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्टली इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट बना लो, बाकी सारी चीजें काम आ जाएगी। इस फॉर्मूले को लाने के लिए सिर्फ और सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, φ इक्वल टू बी ए, बी इक्वल टू म्यू एच, ये आपको नॉर्मल फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, रट के जाओगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, एग्जाम में वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपसे रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कैसे याद रखोगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए तो होता है, ये तो रटा हुआ है, तो रो कुछ 1 बाय सिग्मा भी लिख सकते हो, ठीक है, रो भी चलेगा। एल बाई ए, यहां पर भी एल बाई ए तो कॉमन होगा, बट ये लेंथ एल और सी की ए क्या है, लेंथ कोर मिन लेंथ ऑफ द कोर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, और 1/μ0 म्यू आर परमेबिलिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं क्या रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस एक जैसे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अगर करंट और फ्लक्स हम लोगों ने कंपेयर करे थे तो वो एक जैसे नहीं थे, क्योंकि वायर कट कर दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट यहां पे कोर कट कर देंगे तो फ्लक्स फ्लो करेगा। मतलब अगर मैं ये वायर कट कर दूं तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट यहां पे मैं कोर का मटेरियल कुछ हटा दूं तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स फिर भी क्या होगा, फ्लो करता रहेगा। इस वजह से रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। क्या बोल सकता हूं मैं, अगर कंपैरिजन करूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपैरिजन करूं, तो रेजिस्टेंस है क्या असल में, रेजिस्टेंस इज अ पावर डिसिपेशन एलिमेंट, पावर को डिसिपेट करता है, ठीक है। और रिलक्टेंस क्या है, पावर स्टोरिंग एलिमेंट है, पावर स्टोरेज एलिमेंट है, क्योंकि ये स्टोरेज फॉर्म में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, कुछ लॉस तो होगा नहीं, जो भी जाएगा वो स्टोरेज फॉर्म में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये कहां से प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ स्टोर होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज अ पावर डिसिपेशन एलिमेंट और रिलक्टेंस इज अ पावर स्टोरेज एलिमेंट। एक और चीज दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में आपको एक और चीज बताता हूं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के नाम सुने होंगे, पिन, सस्पेंशन टाइप, शेकल, स्ट्रेन, ये सब इंसुलेटर सुने होंगे। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, करंट के पाथ को कन्फाइन करता है, करंट के पाथ को कहीं अगर हम लोगों को जैसे इंसुलेटर लगाते हैं हम लोग हाई टेंशन लाइन में, तो क्या करते हैं, करंट वहां से ट्रेवल नहीं करे हमारे पोल में से, इस वजह से हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के नाम तो सुने हैं, क्योंकि वो किसको रोकता है, करंट को रोकता है, बट क्या आपने मैग्नेटिक इंसुलेटर का नाम सुना है। अगर मान लो मैग्नेटिक इंसुलेटर आ भी गए, यहां पे रख भी दिया, तो क्या फ्लक्स इधर ट्रेवल करेगा, बिल्कुल करेगा। जस्ट लाइक हम लोग बचपन में अगर एक कॉपी के ऊपर नीचे से हम लोग अगर मैग्नेट लगाते थे तो ऊपर का मैग्नेट भी क्या करता था, चलता था। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स दीवार के आर पार भी जा सकता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली देयर इज नो मैग्नेटिक इंसुलेटर, मैग्नेटिक इंसुलेटर आज तक बने ही नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हम लोगों ने नाम सुना है, क्योंकि करंट को रोकना आसान है। करंट में अगर यहाँ इंसुलेशन हो जाए तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बट यहाँ इंसुलेशन हो गया तो क्या है, एयर भी क्या है, वन टाइप ऑफ इंसुलेशन, तो भी क्या है, फ्लक्स फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर तो एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकली, बट प्रैक्टिकली मैग्नेटिक इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से फ्लक्स को, या यूं कहें, क्योंकि फ्लक्स का तो दोनों पार्ट है, म्यूचुअल फ्लक्स भी है, लिंकेज फ्लक्स भी और लीकेज फ्लक्स भी है। इसका मतलब किसी भी मशीन में लीकेज को पूरी तरीके से एलिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होगा, लीकेज फ्लक्स होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग 100% लीकेज फ्लक्स को, हाँ कुछ तरीके हैं जिससे मिनिमाइज किया जा सकता है, बट बिल्कुल एलिमिनेट हम लोग कर दे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में लीकेज फ्लक्स को 100% एलिमिनेट करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक इंसुलेटर, बट यस प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक और चीज, ये अगर मैं बात करूं यहां पे ईएमएफ या फिर ये वोल्टेज हो गया, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलूंगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज एंड करंट के बीच में, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन द लोड कैसा लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। बट इधर जो एमएमएफ है और जो फ्लक्स है, इन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, बट यहां पे एमएमएफ और फ्लक्स के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आपको 3 नोट पॉइंट याद रखने में, लिख नहीं रहा हूं। पहला नोट पॉइंट क्या याद रखोगे आप, पहला ये है हमारा कि मैंने ये बोला कि मैग्नेटिक इंसुलेटर वगैरह वाला जो चीज था हमारा, कि मैग्नेटिक इंसुलेटर हमारे एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये हमारा, और एक और पॉइंट मैंने बोला था, मिस कर दिया हम लोगों ने कोई सा पॉइंट, एक, हाँ, रेजिस्टेंस इज अ पावर डिसिपेशन एलिमेंट और रिलक्टेंस इज अ
पावर स्टोरेज एलिमेंट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों मैंने समझा दिए डिटेल वर्जन में, ठीक है। अब जल्दी से मैं कंक्लूड कर देता हूं आपको पॉइंट कि यहां से ये फॉर्मूले तो ठीक है, उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं कि मान लीजिए जो फ्रिंजिंग इफेक्ट मैंने बोला था कि मैं आगे समझाऊंगा, वो असल में क्या है उस पर बात करते हैं हम लोग कि फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मेरे पास ये पूरा मैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से बना रहे, ठीक है, इस तरह से मेरा बना रहे, यहाँ से करंट और यहाँ से फ्लक्स, अगर मैं इसको लेंथ मान लेता हूँ, यहाँ पे ये लेंथ पूरा, ये लेंथ क्या है, कोर लेंथ, मेन कोर लेंथ है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलक्टेंस क्या लिख सकता हूँ, 1/μ0 μr LC डिवाइडेड बाय AC। और अगर मैं इसमें कट लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसमें अगर मैं कट लगा देता हूँ, इसमें अगर मैं मान लीजिए कि कट लगा देता हूँ यहाँ पे, कि ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक कट लगा दिया, कुछ mm का हो सकता है, कुछ mm का कट हो सकता है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अगर मान लो आपको सिंपल लेंथ दे, तो लेंथ ऑफ कोर असल में कितना होगा, इतना ही होगा। असल में लेंथ ऑफ कोर क्या होगा, इतना ही होगा। और इतना जो लेंथ है ये दैट इज लेंथ ऑफ कोर, और ये है लेंथ ऑफ एयर गैप। तो दोनों का अगर रिलक्टेंस निकालना हो, दोनों का रिलक्टेंस निकालना हो, रिलक्टेंस ऑफ द कोर निकालना हो, तब क्या बोलेंगे, 1/μ0 μr LC डिवाइडेड बाय AC। और अगर रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप निकालना हो, तो एयर के अंदर तो म्यू आर होगा नहीं, रिलेटिव परमेबिलिटी तो 1 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ μ0 रहेगा। और लेंथ क्या रहेगा, लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन एरिया। एरिया की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखना, एरिया क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ एयर गैप। प्रैक्टिकली कोर का और एयर गैप का एरिया बराबर नहीं होता है, बट अगर थ्योरेटिकल देखें, मतलब असल में है क्या कि मान लीजिए ये यहाँ पे, ये मैं थोड़ी देर के लिए सरफेस बना देता हूँ, ये रिसीविंग एंड साइड बना देता हूं। तो अगर फ्लक्स आएगा तो देखो, फ्लक्स अपने पाथ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बट यहां पे थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। मतलब कि अगर मैं यहां से इसे बना दूं कि ये है, और फ्लक्स थोड़ा सा अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाए, सीधे सीधे नहीं जाके, क्योंकि एयर आ गया ना, एयर आ गया, थोड़ा सा रास्ता बदल सकता है, तो दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग। तो मैं अगर फ्रिंजिंग को क्या कर दूं, नेग्लेक्ट कर दूं, तब हम क्या बोल देंगे नेग्लेक्ट करने के बाद कि एरिया ऑफ कोर इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर अपन इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एयर गैप, दोनों ले लेंगे। और ज्यादातर केसेस में हमें फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएशन में गेट के जो सिलेबस में, उसमें फ्रिंजिंग इफेक्ट को क्या करते हैं, हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। बट मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें फ्रिंजिंग इफेक्ट को भी कंसिडरेशन में लूंगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी वहां से क्या हो रहा है। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोर का और एयर गैप का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी बराबर हो जाएगा अगर नेग्लेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। बट फ्रिंजिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करते तो एयर गैप का जो एरिया है वो थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा। तो इस तरीके से दो आपके पास रिलक्टेंस हो सकते हैं और यहां पे एक ही रिलक्टेंस। एक और चीज आएगी दिक्कत वाली चीज, ये जो लेंथ है कोर का, कई बार कई क्वेश्चंस में पूरा लेंथ यूज कर लेते हैं जब कोर का निकालते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट कोर का निकालते हैं। मैं बताऊंगा कि जहां मीन कोर लिखा रहे वहां पूरा भी यूज कर लोगे तो भी चलेगा, और अगर एग्जैक्ट लेंथ वाइज दे रखे तब हमें लेंथ वाली चीज को ही लेना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल से क्लियर करूंगा कब कोर लेंथ लेना है और कब नहीं लेना है, ठीक है। वो सारा न्यूमेरिकल से समझेंगे हम लोग। तो यहां से अब मुझे अगर फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस ऑफ कोर, और यहां फ्लक्स लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, MMF अपॉन रिलक्टेंस ऑफ कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। तो इस तरीके से दो चीजें हो सकती है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना, रिलक्टेंस का, फ्लक्स का फॉर्मूला कहां से आया है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैग्नेटिक सर्किट का थ्योरी इतना इनफ है। एक दो पॉइंट और है एनर्जी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही सब है। जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए